देखो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था उसके बेसिस पे ये था कि अगर कहीं पर भी करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के आसपास कौन सा फील्ड होगा। इसका मतलब करंट से हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाना सीख लिया। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा, ये भी हमने सीख लिया। इसका मतलब ये हम आई इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा के करंट ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से कुछ हो जाए। ये एक चीज दिमाग में आती है कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट आ सकता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी करंट आ सकता है। यही इस चैप्टर की शुरुआत है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टार्टिंग यहीं से हुआ। इसके बारे में ये क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आया होगा मैक्सवेल के। तो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके दिमाग में आया यही सेम क्वेश्चन कि आखिर अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो तो क्या उससे भी किसी टाइप का करंट जनरेट जा सकता है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखिए इसमें, मैक्सवेल ऑब्जर्व्ड दैट Ampere's circuital law makes non-unique predictions for magnetic field in situations where electric current changes with time. मतलब मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ किसी को याद है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। उन्होंने ये देखा मैक्सवेल ने कि ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये कुछ जगह पर फेल हो जा रहा है, मतलब कुछ जगह पर ये नॉन यूनिक रिजल्ट दे रहा है। नॉन यूनिक मतलब सिंगल रिजल्ट नहीं दे रहा है, और भी ज्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं। कहने का मतलब वहां पर ये लॉ फेल होता हुआ दिख रहा है। कहां पर? किसी भी ऐसे सर्किट में जहां पर करंट की वैल्यू चेंज हो रही हो, मतलब जहां पर ये डेल्टा आई हो, करंट वहीं पर चेंज होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो। ठीक है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो या करंट चेंज हो रहा हो तो वहां पर ये एम्पियर्स लॉ कुछ गलत होता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, फिर आगे लिखिए इसमें, ही शोड दैट, नेक्स्ट पैराग्राफ में, ही शोड दैट consistency required an additional source of magnetic field that is called displacement current, ID, that is called displacement current। आगे लिखिए, this made the laws of electricity and magnetism symmetrical। कहने का मतलब मैक्सवेल के दिमाग में ये आया था कि यार क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से या किसी सर्किट में करंट के चेंज होने से भी कोई इंपैक्ट आता है। तो उसने ये देखा कि एम्पियर्स लॉ जो है वो कहीं पर गलत रिजल्ट दे रहा है, और एम्पियर्स लॉ सर्किट्स में गलत रिजल्ट देता है जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही हो। ठीक, तो उसने क्या सोचा कि भाई इसकी जगह पर अगर वो गलत रिजल्ट दे रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ करंट की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। गलत रिजल्ट क्या है मैं वो आपको देखो समझा रहा हूं, अभी लिखाऊंगा अभी इसी चीज को। जैसे मान लो ये कोई कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक, और यहां पर हमने इसको किसी एक करंट कैरिंग सिस्टम में जोड़ दिया। ठीक, एक एम्पियर्स लूप आप यहां पर मानिए ये, और एक एम्पियर्स लूप आप यहां पर मानिए। एम्पियर्स लूप समझते हैं ना, एम्पीरियन लूप वो था जिसके अंदर कुछ करंट हो। तो हमने दो लूप माने, एक लूप का नाम है मान लो ये C1, ये C2। ठीक, पहले वाले लूप के लिए अगर हम लोग ये एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो पहले वाले लूप के लिए जरा देखो क्या मिलेगा। हम लोग कहेंगे दिस क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C1 B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम सम करंट, क्योंकि इधर से कुछ ना कुछ करंट तो आएगा, वो आई करंट यहां से जा रहा होगा तो वो आई करंट हमने लिख दिया। लेकिन यही सेम चीज अगर हम लोग दूसरे के लिए अप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे B डॉट dl इज इक्वल टू 0, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में है।
और बीच में जो खाली रीजन है वहां तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है। तो उसने ये देखा कि यार पहले वाले लूप में कुछ वैल्यू है म्यू नॉट आई, दूसरे वाले लूप में ये वैल्यू जीरो हो गई, ठीक। और बाद में जब देखा तो यहां पर जब तीसरा लूप उसने बनाया इसके बाद, तो वहां पे फिर से वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई। तो उसने सोचा कि ये साला करंट है कि मिस्टर इंडिया है, कहीं पर है, कहीं बीच में गायब हो गया, कहीं पर फिर आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो यहां से उसने इस बारे में दिमाग लगाया कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि अगर यहां पर करंट है, इतने रीजन में करंट नहीं है, इतने में फिर से करंट है, तो इस वाले रीजन में कोई तो करंट होगा, क्योंकि करंट मिस्टर इंडिया तो नहीं है कि कहीं गायब हो जाए कहीं आ जाए। तो उसने इस कंसिस्टेंसी की बात किया कि ये जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, दैट करंट मस्ट बी कंसिस्टेंट। बात समझ में आया। उसने कहा कि ये करंट कैसा होना चाहिए, करंट की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब, इस करंट को उसने नाम दिया ये कंडक्शन करंट है। ये करंट कैसा है, कंडक्शन करंट। और ये वाला जो रीजन है जो दोनों प्लेट्स के बीच में है, इस वाले रीजन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसने बोला उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, देखो सेम नाम तो दे नहीं सकते थे क्योंकि कंडक्शन हवा में नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि जो खाली रीजन था, वैक्यूम था या एयर था, जो भी था, ठीक, जो खाली स्पेस था वहां पर करंट कोई ना कोई करंट होना चाहिए। उस करंट का नाम उसने बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो उसने फाइनली ये जो एम्पियर का जो सर्किटल लॉ था इसको मैनिपुलेट किया, यानी कि मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया कि ये हो जाएगा कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसने कहा कि हम एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाइड करेंगे। सो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आईसी प्लस आई, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, कंडक्शन करंट वहां पर आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक चेंज हो। बात आ रहा है। अब बात यह है कि सर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है। तो यार सोचो, कैपेसिटर के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में तो चार्ज जीरो रहा होगा कैपेसिटर में, जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फुल्ली चार्ज होने के बाद रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, पता है ना। तो अगर इधर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो आने वाला जो करंट है वो कम हो रहा है। इसका मतलब इस सर्किट में फ्लो होने वाला जो कंडक्शन करंट है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। अगर रिड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बढ़ रहा होगा, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, जितना एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम में जितना एनर्जी था उतना रहना चाहिए। और आप तो ये बोल रहे हो कि सर करंट कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो एनर्जी कहां गई, कहीं तो जानी चाहिए ना। या तो हीट के फॉर्म में दिख जाए कि भाई हीट के फॉर्म में हो गए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो कैपेसिटर था, कैपेसिटर एनर्जी ले ली, लेने के बाद अब वो बिल्कुल भी करंट फ्लो होने नहीं दे रहा। ठीक, तो उन्होंने कहा कि यार इस कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन जहां C1 C2 C3 अगर ऐसे बना के देखें तो ये लॉ हमें फेल होता हुआ दिख रहा है कि इस जगह तक आपने देखा कुछ करंट है, मतलब इस वाले इंटीग्रेशन की कुछ वैल्यू है, अचानक से 1 मिलीमीटर आगे बढ़े गायब, फिर कुछ देर तक गायब ही है, फिर अचानक से यहाँ फिर प्रकट हो गया। तो उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। बात को समझ में आई। वही सेम चीज आपकी कॉपी पे लिखाया गया आपको कि ही शोड दैट कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड एन एडिशनल that is called displacement current and this made the law of electricity and magnetism symmetrical। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो लॉज हैं वो एक जैसे देखने को मिले कि जैसा उसमें होगा इलेक्ट्रो में वैसे ही मैग्नेटिज्म भी होगा। डालिए ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। इसमें लिखिए मैक्सवेल formulated set of 4 equations, Maxwell formulated set of 4 equations called Maxwell's equation, With the help of these equations, comma, he predicted that with the help of these equations, comma, he predicted that electric and magnetic field dependent on time and space propagate as transverse waves. He predicted that electric and magnetic field dependent on time and space propagate as transverse waves, comma, called electromagnetic waves.
मतलब क्या कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस का एक सेट बनाया था जिसको हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन बोलते हैं, और उसने ये कहा उन इक्वेशंस की मदद से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि टाइम और स्पेस, स्पेस मतलब एक्स, डिस्टेंस एक्स पर यानी पोजीशन पर, जो कि पोजीशन एक्स और टाइम टी पर अगर डिपेंडेंट है तो वो एक कपल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरह ट्रेवल करती है, वो भी किस फॉर्म में, ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में। इसी वजह से क्योंकि उसके पास वेव की प्रॉपर्टी आ रही है इसलिए उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स कहने का मतलब ये होता है कि अगर वेव इधर जा रही है तो के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करें, मतलब उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो उसने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें सीन कुछ ऐसा है कि अगर वेव इधर जा रही है, ठीक, मान लो रेड कलर से हमने वेव दिखाया, ब्लू कलर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं लाइक दिस, ठीक, और ब्लैक कलर से हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो ब्लैक कलर से है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ब्लू के डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है और वेव रेड की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो भी बोलो रेड वाले के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो भी रेड वाले के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का ही नेचर कैसा हो जाता है, लाइक अ ट्रांसवर्स वेव। तो उसने ये बात बोला, मैक्सवेल ने इन चारों इक्वेशंस के बेसिस पर उसने थॉरो स्टडी किया होगा पूरा फॉर्मूला, और जो इक्वेशंस है वो सब पुरानी है, तो उसने सिर्फ क्या किया था, 4 इक्वेशंस को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके उसने ये बात बोला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि टाइम और स्पेस अगर डिपेंड कर रही है, मतलब एक्स और टी पे अगर डिपेंड कर रही है, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, क्योंकि उसका नेचर ट्रांसवर्स वेव जैसा है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो लाइट होती है वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, ठीक है, लाइट में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का वाइब्रेशन होता है, और वो दोनों वाइब्रेशन कैसा है, लाइक अ ट्रांसवर्स वेव। तो अगर वेव इधर की तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर होगा, दैट मे बी लाइक दिस, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड का लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा वाइब्रेशन होगा कि ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और वेव आगे की तरफ बढ़ रही है। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। इसके अलावा और भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं? हीट। हीट भी कैसा है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यही दो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। हीट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था 11th में, जो लोग थे, कि हीट भी जो है, जो किसी भी बॉडी से इमिट हो रही है, वो हीट कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। तो इसमें फिलहाल हेडिंग डालिए मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन मतलब जो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन बनाई ना, देखो पहली इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लिख लीजिए। ये पूछा जाता है अक्सर, व्हाट आर मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो पहला लिखिए गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ क्या होता है बेटा? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। लिख लो। ऐसा, ठीक है। इसके बेसिस पर, अब ध्यान से सुनिए इधर, इसके बेसिस पर इन्होंने पहला रिजल्ट ये दिया था कि नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं सारा कहां जाता है? आउटर सरफेस पे। ये मैं प्रूव करा चुका हूं आप लोगों को। दूसरा है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये भी पता है, कूलम्स लॉ। तो ये सब कूलम्स लॉ कहां से आया था? गॉस लॉ के थ्रू। गॉस लॉ से हम कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज आप डालिए गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ये भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, और ध्यान से देखिए गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होगा? P डॉट ds इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है? क्योंकि अगर हम किसी मैग्नेट की बात करेंगे तो उसके दोनों पोल्स अंदर ही होंगे गॉसियन सरफेस के, इस वजह से नेट चार्ज इनसाइड कितना होगा? 0। इससे ये पता चला आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स और मैग्नेटिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो यहां से पता चला, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कितना है? 0। थर्ड है बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें लिखिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये चीज समझ में आई क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने यही पढ़ा है ना कि जो ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना। ईएमएफ का मतलब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को ये भी लिखते हैं इंटीग्रल ई डॉट डीएल। कहां से आया ये? E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर।
तो इसको इधर भेजो, इंटीग्रेट करो तो यही आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये पता चलता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा के भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात समझ में आया? मोशनल ईएमएफ में याद करो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हुआ था रॉड में, है ना, चार्ज मोशन की वजह से। करंट तो हो ही रहा है प्रोड्यूस। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। क्लियर? लास्ट वन इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ लिख लीजिए। वो लिखा है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आईसी प्लस जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट वहीं पर आएगा जहां पर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। इसका मतलब क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। ये डायरेक्ट है फॉर्मूला। इसको कहां से डिराइव किया गया? तो आप लोगों ने क्लास 11th में स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। उसमें आपको पहला एप्लीकेशन सिखाया गया था कि कोई भी जो इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस को चेक करना। दूसरा आपको सिखाया गया था यूनिट इन्वर्जन। तीसरा आपको सिखाया गया था टू डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें आपको वही सबसे पहला पढ़ा जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, याद करो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। वो चीज डिराइव कराई गई था डायमेंशनल फार्मूला वाले मेथड से। ये उसी मेथड से डिराइव किया गया है, क्योंकि हमें यहां पर सिर्फ इतना पता था कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां देखा गया कि यार करंट वहां गायब है। लेकिन करंट होगा तो जरूर, क्योंकि करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, एकदम से गायब नहीं हो सकती है। बोलो यार, करंट जो है वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल, गायब नहीं हो सकती है। ठीक, तो उसने ये कहा कि भले कंडक्शन करंट ना हो, कोई दूसरा करंट होगा, तो उसने उस करंट का नाम क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसने ये कहा कि दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोपोर्शनल टू या इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वेल एज चेंज इन टाइम इंटरवल। इन दो चीजों की मदद से उसने सॉल्व किया। प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाया होगा तो कांस्टेंट आया। वो कांस्टेंट यहाँ पे था एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमेशा प्रैक्टिकली निकलता है। बात समझ में आई? तो उस एनालिसिस को करके उसने ये वैल्यू निकाली है। तो फिलहाल इसको भी लिख लीजिएगा। इसी में आखिरी में बस आईसी प्लस ये लिख लो, म्यू नॉट टाइम्स आईसी प्लस आईडी की जगह ये वैल्यू। लिख लिया? लिखा? नहीं समझ में आया? इस आईसी, ये आईसी ऐसे ही रहेगा बेटा, इसको इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। बस वैल्यू रख दो, खत्म। ठीक है, आखिरी वाले मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ से ये पता चला कि भाई जो चेंजिंग, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, दैट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट किसी भी टाइप का हो, अपने आसपास कौन सी फील्ड क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। जो कंडक्शन करंट होता है वो तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता ही है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। उसने ये बात भी प्रूव कर दिया मॉडिफाई करके इस लॉ को कि अगर डिस्प्लेसमेंट करंट कहीं पर होगा तो वो भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसका मतलब कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों एकदम एक जैसे ही हैं, बस डिफरेंस इतना सा है कि दोनों का नाम अलग है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है वहां पे नाम क्या है? कंडक्शन करंट। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट्स इट। बाकी है वही, वैल्यू भी एक ही है, वैल्यू भी कुछ खास अलग नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इनकंसिस्टेंसी वैसे मैं आपको सिखा चुका हूं, वही चीज कि C1 C2 में लेने पर अलग अलग वैल्यूज दिख रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। बस यही सब लिखना है। ठीक है, तो लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि इनकंसिस्टेंसी प्रूव करिए। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, comma, the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field along any closed loop is proportional to the current, passing through the closed loop. ठीक है, सो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई
जो होता है लॉ वो लिख लीजिए। क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये अभी सिर्फ लॉ लिखा गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब डायग्राम बनाइए। हाँ, वो एक ही बात है। देखो तुम लोग के लिए लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल सब एक ही है, क्योंकि आपके पे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ये सब है नहीं कुछ, तो आप लोग के लिए सब सेम है। कुल मिला के बस ये है कि वो लूप क्लोज्ड है, ठीक है, बस ये मतलब है। डायग्राम बनाइए ये वाला, इसमें एक की और बना लेना ऐसे, और इसको ऐसे क्लोज दिखा देना बस। बता ठीक है। डायग्राम में अभी ये मत दिखाइएगा आईडी। ये दोनों प्लेट्स कौन सी हैं? कैपेसिटर प्लेट्स। दो लूप बना लेना C1 C2। इसमें लिखिए नाउ I करंट I, कैपिटल I लिखिए, I फ्लोज थ्रू C1, I फ्लोज थ्रू C1 कॉमा, मतलब C1 के थ्रू I करंट फ्लो हो रहा है कॉमा, ये इक्वेशन लिख लो, ये वाला, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C1 की वैल्यू आई म्यू नॉट I, सही है। फिर नीचे लिखिए बट C2 is inside the capacitor plates, but C2 is inside the capacitor plates, उसके आगे ऐसे लगा करके लिखिए I इज इक्वल टू 0। मतलब C2 जो है वो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में है, तो वहां तो कोई करंट है नहीं, तो करंट 0 हो गया। उसके लिए ये इक्वेशन लिखो, इक्वेशन नंबर 3, क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग C2 इज इक्वल टू 0। नीचे लिखिए इफ C1 एंड C2 are very close to each other, if C1 and C2 are very close to each other, then closed integral C1 b dot dl should be equal to closed integral C2 b dot dl। भाई अगर ये दोनों बहुत क्लोज हैं तो दोनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। तो लिख लो ऐसे ही, but it is inconsistent with equation 2 and 3, but it is inconsistent with equation 2 and 3। इसका मतलब ये हुआ अगर ये दोनों लूप्स बहुत पास हैं तो इन दोनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन इक्वेशन 2 और 3 के हिसाब से अगर देखें तो इसकी वैल्यू है म्यू नॉट I जबकि इसकी वैल्यू है 0। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, सो दिस इज इनकंसिस्टेंट। सो दिस इज इनकंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 2 एंड 3। चलिए एम्पियर्स सर्किट लॉ, hence Ampere's circuit law was modified by Maxwell, समझ में आया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ब्रैकेट में लिखिए डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो मैक्सवेल ने क्या मॉडिफिकेशन किया था, डिस्प्लेसमेंट करंट को सिर्फ ऐड कर दिया था। तो बस यही सब चीजों को मैं लिखा रहा हूं, मैं समझा चुका हूं ये सब चीजें आपको, सिर्फ लिखा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हम लोग कहां पे करते हैं, किस टाइप के सर्किट्स में?
जहां पर करंट चेंज हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो, ठीक है, वहीं पर हम लोग इसकी बात करते हैं। तो लिखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट which comes into existence, which comes into existence in addition to conduction current, in addition to conduction current, comma, whenever the electric field, whenever the electric field and hence the electric flux changes with time, and hence the electric flux changes with time। समझ आया? डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा कंडक्शन करंट के साथ ही आएगा, लेकिन उस जगह पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। क्लियर एकदम? नीचे लिखिए, बाई डायमेंशनल एनालिसिस, बाई डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मूला लिख लीजिए, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। ये वाला, ये फॉर्मूला कहां से आया? डायमेंशनल एनालिसिस से। तो नीचे लिखिए, टोटल करंट अक्रॉस लूप, टोटल करंट अक्रॉस लूप इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी। ऐसे इक्वल का साइन बना लो, इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, इक्वल टू आई सी प्लस आई डी की वैल्यू रखिए, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। नीचे लिखिए, हेंस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, हेंस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो ये है मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है, लिख लो। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया कि भाई जिस रीजन में कंडक्शन करंट होगा वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं था, जहां डिस्प्लेसमेंट करंट था वहां पे कंडक्शन नहीं था। सही है? तो उनके हिसाब से मतलब ये होना चाहिए था कि क्लोज्ड इंटीग्रल अलोंग जब C1 हम करते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, IC प्लस ID। लेकिन इस वाले रीजन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो नहीं रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो चेंज कहां से होगी, है ना? तो वहां पर उन्होंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होना चाहिए, 0। लेकिन इस वाले रीजन में उन्होंने बोला कि यहाँ पे फिर से हमें लिखना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID, और इस बार यहाँ पे कौन सा 0 होगा, कंडक्शन करंट। बात समझ में आया? फिर से हम लोग अगर ध्यान से देखें तो भाई ये दोनों तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब म्यू नॉट टाइम्स IC शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ID। इसका मतलब ये भी आता है कि जो IC है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ID के। तभी तो कंसिस्टेंस होगा। कंसिस्टेंसी तभी मानी जाएगी कि जब 2 एम्पियर का करंट पहले फ्लो हो रहा था, बीच 2 एम्पियर हो रहा हो, वहां भी 2 एम्पियर हो रहा हो, है ना? ऐसा नहीं हो सकता इधर 2 एम्पियर हो, इधर 1.5 एम्पियर हो जाए, उधर फिर 2 एम्पियर हो जाए। सोचो, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर आप मान रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है तो दैट करंट मस्ट बी सेम एज बिफोर। बोलो यार, ठीक है? तो हम लोग को अभी ये भी प्रूफ करना है कि जो IC है वो ID के बराबर होता है। कैसे प्रूफ करोगे वो देखो। ये बताओ, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में सारा गेम इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो फील्ड चेंज हो रही है ना? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। किसी पॉइंट में, बीच के किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो पॉजिटिव वाला अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, नेगेटिव वाला अपनी तरफ करेगा, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? सिग्मा का मतलब क्या होता है, Q बाई A। तो ये क्या बन जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर इस एरिया को इधर भेज दिया जाए तो बन जाएगा E इंटू A इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E इंटू A का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम चीज को हालांकि हम लोग गॉस लॉ से भी लिख सकते थे डायरेक्ट, ठीक, लेकिन हम उसको डिराइव करके लाए हैं ताकि आपको ये पता चले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर चेंज हो रही है उसी की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, तो पता ये चला कि भाई ये जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो कंडक्शन करंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं वो कितनी बोल रहे हैं,
एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, तो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ फाई ई। फाई ई कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल क्योंकि कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा, और डी क्यू बाई डी टी ही क्या है, आईसी। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये भी किसके बराबर है, आईसी के। समझ आ रहा है ना, बस सिर्फ नाम अलग है कि जब वो मिस्टर इंडिया बन जाए तब उसका नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और जब वो नॉर्मल रहेगा तब कंडक्शन करंट। समझ में आया, ठीक। तो इसमें लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, देखो इसका मतलब ये रहा, अगर एम्पियर्स लॉ इनकंसिस्टेंट था तो तुमने मॉडिफिकेशन किया, अब मॉडिफिकेशन होने के बाद जो लॉ आया है ये तो कंसिस्टेंट होना चाहिए ना, इसलिए हमने हेडिंग डलवाई है कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो जो मॉडिफाइड है उसको लगाएंगे इस बार, और मॉडिफाइड ही ये लगा के दिखाया मैंने। ठीक है, तो इसमें लिखो फॉर लूप C1, फॉर लूप C1 कॉमा देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आईडी इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स नहीं है अगर C1 में, C1 दिख रहा है ना सबको, तो वहां पे आईडी नहीं होगा, तो लिख लो ब्रैकेट में आईडी 0। तो उसके लिए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्लोज इंटीग्रल C1 B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC। लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बनाओ, नीचे लिखो फॉर लूप C2, फॉर लूप C2 कॉमा कंडक्शन करंट 0 इस बार, IC 0, बट ID इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट जो है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। आगे ब्रैकेट में लिखिएगा बिकॉज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स, बिकॉज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स। समझ में आ रहा है भाई, ये वाला करंट की बात क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, किसके साथ, टाइम के साथ। सो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है, इस वजह से हुआ। ठीक, तो उसके नीचे लिख लीजिए क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आईडी की वैल्यू रख दो। देखो क्लोज इंटीग्रल अलॉन्ग C2 B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ये वैल्यू, तो बन जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। समझ आ रहा है ना सबको, इक्वेशन नंबर 2 बना लो इसको। तो आगे लिखिए एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, as we know electric field between plates of capacitor, ये फॉर्मूला लिख लो, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 बाई एप्सिलॉन A, यहां लिख डाल तक। ठीक है, उसके बाद ये लिख लो पूरा, ID इज इक्वल टू IC। ठीक है, देख लिया। नाउ वी कैन से नीचे लिखिए, नाउ वी कैन से इट्स कंसिस्टेंट, नाउ वी कैन से इट इज कंसिस्टेंट विद इक्वेशन 1 और 2 माना था ना, विद इक्वेशन 1 एंड 2। अब समझ आ रहा है भाई, कंसिस्टेंसी का मतलब यही था ना कि दोनों इक्वल होना चाहिए, और अब अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सो IC इक्वल टू ID, और ये दोनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, क्लियर? इतने में कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिस्टेंट का मतलब बेटा होता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। कोई करंट यहां से आ रहा है, यहां तक है, फिर इतने में ना हो, इतने में फिर से आ जाए, तो एक अजीब सी चीज हो गई ना।
अभी तक जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे तो इसी वजह से हमने कैपेसिटर में करंट की बात ही नहीं की आपसे कभी। लेकिन अगर हम सोचें कि कैपेसिटर में हम करंट भेज रहे हैं तो देखने को तो ऐसा ही मिलेगा कि यहां से यहां तक करंट है, इतने में नहीं है, फिर इतने में फिर है। तो ये इनकंसिस्टेंट टाइप की चीज हो गई कि कोई कोई इंसान इतने में दिख रहा है, आधे में फिर नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर बाद फिर दिख रहा है ना, मिस्टर इंडिया टाइप का ही। तो उसी तरीके से करंट का बिहेवियर नहीं हो सकता है, क्योंकि करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे भी करंट को देखा नहीं सकता, जा सकता है, छू लो मजा आ जाएगा। तो वो छूने वाला जो मजा है वो यहां से लेकर के यहां और यहां पूरे में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इधर छुआ तो मजा लिया, बीच में मजा नहीं मिल रहा, इधर फिर मिल रहा है। बात समझ में आया? तो वो जो करंट है उसकी वैल्यू पूरे सर्किट में सेम होनी चाहिए, तभी कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिस्टेंट। समझ में आया? फिलहाल नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब यही है कि करंट फिजिकल क्वांटिटी है, जहां भी फ्लो हो रही होगी इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। फिर से वही बात आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता है इधर हो इधर ना हो और इधर फिर हो, ठीक। सो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑलवेज। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। आई डोंट थिंक इसमें कोई लिखने वाली चीज है, हेडिंग सिर्फ इसलिए लिखा दी है ताकि आपको पता हो कि ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी चैप्टर में होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, पहला कहां पर एग्जिस्ट करेगी? नहीं देखो, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर नहीं एग्जिस्ट कर रही है, ये वहां एग्जिस्ट कर रही है जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक चेंज हो। अब वो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हो या कहीं भी हो, वहां पर होगा। समझ में है ना? तो पहला पॉइंट लिखो, इट एग्जिस्ट व्हेनेवर, इट एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयर इज चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा लिखिए, इट एड्स टू, इट adds to current density, it adds to current density in Ampere's circuital law, it adds to current density, adds है भाई ADDS, it adds to current density in Ampere's circuital law। मतलब जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो उसमें इसको भी कंसीडर करेंगे, IC प्लस ID। करंट डेंसिटी मतलब वही करंट, किसी भी करंट डेंसिटी का मतलब होता है ना करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर आप कहीं पर भी करंट ले रहे हैं तो केवल आईसी नहीं लेंगे, आईसी के साथ आईडी भी लेंगे। थर्ड लिखिए, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ लिखिए, इट्स मैग्नीट्यूड इज, इट्स मैग्नीट्यूड इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, its magnitude is rate of displacement of charge from one plate of capacitor, from one plate of capacitor to another। मतलब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये भी किसके इक्वल है? dq by dt। dq by dt का मतलब ही यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। समझ में आ रहा है ना? पहली प्लेट से दूसरी प्लेट में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा उसी का रेट ऑफ चेंज है ये, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखिए, इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। जरूरी नहीं है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हमेशा यही लिखें या हमेशा dq by dt ही लिखें। हो सकता है किसी और प्रॉब्लम में इसको किसी और तरीके से दिखाया जाए, जैसे एप्सिलॉन नॉट d phi by dt होता है, इसमें ये phi क्या है? क्या है ये? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज E into A, लिख सकते हैं ना। इसमें से भी देखो एरिया तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि चेंज क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एप्सिलॉन नॉट A d by dt, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बोलो v by d लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। इसमें से भी डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट्स के बीच की वो कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर निकालो, तो क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट a by d d by dt ऑफ v। मतलब सारा जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से है? पोटेंशियल की वजह से हो रहा है, ठीक। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट a by d है बोलो, इसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज d into cv by e, c into dv by dt। हाथ सही चल रहा है भाई? हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। पता है कि नहीं? नहीं पता है। E इज इक्वल टू
माइनस डीवी बाई डी आर, पता है? तो यही चीज है ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वी लिखा गया, डिस्टेंस को डी लिखा गया, तो ये हम डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी लिखा जा सकता है सी टाइम्स डीवी बाई डी टी, लिख लो। बस अब खत्म ही होने वाला है। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ चुके थे। बंद कर दो बेटा इसको, बंद कर दो, यहाँ ना चलाओ, तो एसी चलवा लो वो भी अगर दिक्कत हो तो। बाकी देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन की बात कर रहे थे। मैक्सवेल ने क्या किया था, 4 इक्वेशंस को कलेक्ट किया था और उसके बेसिस पर उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम और स्पेस पे डिपेंडेंट हो तब वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है? तो वहीं से उन्होंने डेफिनेशन बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो आप लोग हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें लिखिए इट इज अ वेव रेडिएटेड बाई, it is a wave radiated by an accelerated charge, it is a wave radiated by an accelerated charge and which propagates through space, which propagates through space as coupled लिखिए, डी लगा दीजिए, coupled electric and magnetic fields, coupled electric and magnetic fields, comma, oscillating perpendicular to each other, oscillating perpendicular to each other and to the direction of propagation of wave, and to the direction of propagation of wave। इस डेफिनेशन को जरा पढ़िए। डेफिनेशन पढ़ा आपने? क्या बता रही है डेफिनेशन? कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्पेस और टाइम पे डिपेंड करे, ठीक, और वो एक साथ फ्लो कर रही हो, एक साथ वाइब्रेट कर रही हो, तो उसका मोशन कुछ ऐसा होगा कि वेव जा रही है अगर एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किस में होगा? वाई में, और मैग्नेटिक फील्ड का जेड में। तो ये कुछ ऐसा मोशन होता रहेगा लगातार, वेव आगे बढ़ रही है और ये मोशन जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वो होता रहेगा, ठीक। तो इसी चीज का बेटा ग्राफ बनाया है। ये दोनों जो यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं दे आर लाइक साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है और मैग्नेटिक को रेड से दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये मोशन कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बना दिया मैंने, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे है, ध्यान से देखना, ऐसे बाहर निकली हुई है, ऐसे सांप की तरह, समझ में आ रहा है, ठीक। उसको बनाने की कोशिश की गई है 3D, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोलो सिर्फ वाई डायरेक्शन में है ना, जबकि एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 0। तो अगर हम लोग वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइम्स जे कैप। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए सो दिस कैन बी रिटन एज ई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप। जे कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में, क्लियर। और ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है ये आप लोग वेव मोशन में पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, कि अगर हम लोग कोई भी ऐसा वेव लिखते हैं जो कि टाइम और स्पेस मतलब एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक, तो इस टाइप का जो वेव था याद करो उसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। पढ़ा 11th में
प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो ये किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। माइनस का जो साइन अंदर लगा हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस ये दिखाता है कि वेव राइट जा रही है, अगर वहां प्लस होता मतलब वेव उल्टा होता है। माइनस का मतलब राइट जा रही है, प्लस का मतलब ये सब आपने 11th में पढ़ रखा है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। बाकी इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी हो सकते हैं, इसी सेम चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई नॉट साइन ओमेगा की जगह बेटा 2 पाई बाई टी लिखा जा सकता है, और के की जगह 2 पाई बाई लेमडा, पढ़ा है ना। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, ई नॉट साइन 2 पाई कॉमन कर लो, टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा टाइम्स जे कैप। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। और अगर यही सेम चीज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि उसका वाइब्रेशन सिर्फ किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, ठीक। तो जब जेड की बात करेंगे तो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के कैप का मतलब ही है जेड डायरेक्शन, ठीक। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज बी नॉट साइन 2 पाई टाइम्स टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा के कैप। क्लियर है। लिख लिया। अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया जाए ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में थी, मैग्नेटिक फील्ड केवल जेड डायरेक्शन में थी। अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो क्या ये ई बाई बी बनेगा, या इधर की तरफ देखा जाए तो ई नॉट बाई बी नॉट बनेगा। और ये जो ई नॉट बाई बी नॉट है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, सी के। It is equal to speed of light. So the ratio of magnitude of electric field vector divided by magnitude of magnetic field vector is equal to constant, which is equal to speed of light. So E naught by B naught is equal to C. एक फॉर्मूला हम लोगों ने और डिराइव किया था पहले, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बोलो याद है। तो वहां से अगर c देखा जाए, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लेकिन अगर आपको कहीं निकालना हो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तब क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये म्यू हो जाएगा और ये एप्सिलॉन हो जाएगा। याद आ रहा है, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू का इधर लिख रहा हूं, म्यू का फॉर्मूला याद है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसकी वैल्यू तो c है, तो ये और ये मिलकर के क्या बन गया, c डिवाइडेड बाई k टाइम्स म्यू आर। सो स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई अंडर रूट
म्यू आर और के। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, और के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये दोनों ही उस मीडियम की प्रॉपर्टी है, उस मीडियम के कांस्टेंट्स हैं दोनों, वो आपको गिवन होगा। जैसे वाटर है तो वाटर के लिए आपको वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक, तो वो वैल्यू आप उठा के रख देंगे। समझ आया कुछ? लिख डालिए। इसका डायग्राम कायदे से कुछ ऐसा बना हुआ है बुक में। ये एरो यही शो कर रहे हैं कि ये वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में है, और उसी तरीके से इधर रेड बना के दिखाया गया है ऐसा। समझ आ रहा है? लिख लिया सबने? इसके साथ ही आपका एक छोटा सा होमवर्क है, लिखिए जरा। प्रूव दैट EM waves are transverse in nature. Prove that EM waves are transverse in nature. इसमें आपको बस ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसका कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, या तो y में होगी, या तो x में होगी, या तो z में होगी। ऐसा नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट y में हो, कुछ कंपोनेंट x में हो और कुछ z में हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ y में है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ z में है, ठीक, और वेव x में जा रही है, तब हम क्या बोलेंगे कि भाई ये सब पूरा सिस्टम कैसा है? ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स का मतलब यही होता है कि वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। यही आपको प्रूव करना है। तो आप अपनी बुक खोलिएगा, उसमें एक प्रूविंग दी होगी, उसको समझ के आइएगा जरा, वो क्या चीज है। नहीं समझ में आएगा तो देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग अपनी तरफ से उसमें कोशिश करिए क्या है, और लिख के सब लोग लाएंगे, ठीक है।